अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिपह सालारों की फिसलती जबान या कहिए बस जबानी का आलम यह है कि जितनी वो कोशिश करते हैं अमेरिका को भारत पे हावी करने की, उसका असर उल्टा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत से पूरी तरह से दुश्मनी मोल लेना चाहता, उसको भी पता है कि इंडो पैसिफिक में भी उसका कोई एक साथी हो सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, लेकिन अपने दिमाग की सनक और चाटुकारिता का दौर ऐसा है कि बदजबानी यानी बैक टू बैक बयान डोनाल्ड ट्रंप के सिपह सालार दिए जा रहे हैं। ऐसे ही जो कुछ इनके नजदीकी लोग हैं जो अपने आप को आधार स्तंभ डोनाल्ड ट्रंप का कहते हैं, उनके बयानों का एनालिसिस करेंगे और आज कौन सा बयान भारत के प्रधानमंत्री पे सीधा कटाक्ष करते हुए सीधे तरीके से भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, उस बयान की भी सारी विवेचन विश्लेषणा करते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बनिए। ट्रूथ, इंसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के जो बेस्ट प्लेस पे आप यहां पे हमारे साथ में आगे बढ़ सकते हैं। साथियों शुरू करूं उसके पहले एक छोटी सी सूचना भी दे देता हूं। बहुत सारे हमारे साथियों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई आज के दिन इतनी सारी राखियां मेरे हाथ पे कैसे है। तो साथियों बता देता हूं कि कुछ परिवारों में आज जो तिथि है ऋषि पंचमी, इस ऋषि पंचमी तिथि के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो बहनों का प्यार, आज मुझे रक्षाबंधन के दिन जो हमारी आज मनाई जा रही है उस दिन ये मिला है, तो ये वही राखियां जो बहनों ने मेरी कलाई पे आज बांधी है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पीटर नवारो हैं और पीटर नवारो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर है। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को व्यापार के मुद्दों पे सलाह मशवरा दिया करते हैं। अब जो सलाहकार होते हैं वो निश्चित रूप से प्रभावशाली होते हैं। अब सलाहकार की नियुक्ति होती है इसीलिए कि भाई हम जहां फंसे या हमें जहां जरूरत हो आप हमें एडवाइस करिए। अब इनका जो बयान आया है, इनके बयान ने, इसके अलावा एक सज्जन और है जिनका नाम है केविन हेसेट। ये केविन हेसेट नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल डायरेक्टर है। ये भी एक बड़ा ओहदा रखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ये सलाहकार की भूमिका में भी रहते हैं। तीसरे को आप इनको जानते ही होंगे, स्कॉट बेसेंट, अमेरिका की ट्रेजरी सचिव है, जिन्होंने हाल ही के अंदर बयान दिया था भाई चीन को हमने क्यों छोड़ दिया और भारत के पास ऊपर हमने एक्स्ट्रा 25% टैरिफ क्यों लगा दिए। तो इन सबके मिले जुले बयानों के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा गौर से देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप इनकी ही भाषा को अपने मुंह से बोलते हैं। मतलब जो सलाहकार ने कह दिया वो इनके लिए अंतिम वाक्य होता है। अब इसी के चक्कर में कुछ ऐसे बयानात यहां पे आ गए जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी प्रॉब्लम में फंसते हुए दिख रहे हैं। और चाइना का जो रवैया है, चाइना का रवैया एक एग्रेसिव, वो रिटेलिएट करता है। अभी एससीओ समिट होने वाला है, आप देखिएगा बहुत कुछ ऐसे परिवर्तन आपको जियो पॉलिटिक्स में देखने को मिलेंगे जिनको देख करके आपके मन को तसल्ली होगी कि भाई हाँ, शायद अब जो है एक नया समीकरण इस दुनिया में बन रहा है। आपको पता होगा चीन तो बर्बाद हो जाएगा, हमारे पास ऐसे कार्ड हैं, ऐसे तुरूप के इक्के हैं जो हमने अभी तक नहीं खोले हैं, अगर खोल दिए तो फिर बड़ा धमाका होना तय है। तो ये सब जो बदजबानियां हैं ये ही माहौल को खराब कर रही हैं। इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या इनके जो सिपह सालार या इनके जो इर्द गिर्द वाले दाएं बाएं हैं, इनकी तरफ से क्या कुछ ऐसे बयान आए हैं। मेरे दोस्तों कहा गया है कि भाई ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है ये इट इज मोदीज वॉर, ये तो मोदी का युद्ध है, मोदी की तरफ से युद्ध चल रहा है। मतलब मोदी यदि हरी झंडी आज दिए बैठे हैं तो युद्ध हो रहा है। मोदी यदि हरी झंडी हटा ले और लाल झंडी दिखा दें तो ये युद्ध रुक जाएगा। ठीक है, क्या हुआ कि यहां पे यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध को जिस नाकामी के साथ में अमेरिका के माथे पे तिलक निकल गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब आए चुनाव लड़की जो प्रक्रिया में थे तो चुनाव प्रचार के दौरान एक बात बोला करते थे कि भाई हम जब आएंगे तो अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। तो मतलब एक ठप्पा तो हमने लगा दिया कि अमेरिका ग्रेट नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, दावा यह किया था कि 24 घंटे के भीतर मैं यूक्रेन रशिया के युद्ध को रुकवा दूंगा। वो युद्ध आपसे रुका नहीं तो आपने ठीकरा जो है वो मर दिया हिंदुस्तान के माथे पे कि भाई इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर। भारत की लीडरशिप या भारत के जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत बार बड़े अच्छे स्टेटमेंट, बड़ी सभ्य भाषा में, एक साधारण सरल भाषा में कि एक कमजोर बुद्धि के व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। ग्रिंगो उसी कैटेगरी का व्यक्ति है कि भाई समझो ये आंकड़े हैं, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। और क्योंकि रशिया से हमने ऑयल इंपोर्ट किया उसके पीछे भी तुम ही लोग हो। तुम लोगों ने क्या बोला था कि यदि देखो हमने वो लगा दिए सैंक्शंस, अगर वहां से कोई तेल नहीं लेगा तो एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट ग्लोबल वर्ल्ड में होगी, तो थोड़ा वहां से इंपोर्ट करिए। सारी बातें रखी पर समझ में सर आता किसे है। यहां पर पीटर नवारो ने कल एक बयान दे दिया। बयान में यह कहा कि यूक्रेन जंग को ये मोदी वार बता रहे हैं, भारत पर जंग को बढ़ावा देने और दोहरा खेल खेलने का आरोप लगाते हैं। दोहरा खेल कैसे कि एक तरफ तो भारत कहता है भाई शांति होनी चाहिए, दूसरी तरफ उसी से वो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है, बेचता है, वो पैसा जो रशिया के पास में जाता है और वही पैसा यूक्रेन के लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के
रूस को जंग के लिए पैसा मिलता है और वो यूक्रेन पर हमला करता है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी को, कुल मिलाकर के इंडिया को, हिंदुस्तान को, मेरे मादर वतन को इन्होंने सीधा ठप्पा लगा के कह दिया कि इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर, और ये युद्ध हो रहा है तो इंडिया के पीछे हो रहा है। मेरे साथियों, सोचने वाली बात है, हिंदुस्तान का उस युद्ध से क्या प्रत्यक्ष लिंक हो सकता है, ये तो ये समझदार व्यक्ति ही जाने। आंकड़े बड़े स्पष्ट रूप से हमने पिछले सेशन में भी कवर किए थे, किस तरीके से इन्होंने जो बयान दिए थे। तो मेरे दोस्तों, चाइना जो है वो 47% रशिया के टोटल ऑयल का परचेज करता है और भारत 38% के अप्रॉक्स करता है। ये जो फाइनल आंकड़े जब तक आए थे, तो इस परसेंट के हिसाब से ये लोग क्या आंकड़े लगा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखो, जब ये यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ तो चाइना अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का 13% रशिया से लेता था, अब वो बढ़ा करके 16% कर चुका है, मतलब सिर्फ प्लस 3% हुआ है। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत जो लेस देन 1% पे था, उसने अपनी रिक्वायरमेंट का, टोटल अपनी रिक्वायरमेंट का 42% रशिया से लेना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा है। आंकड़ा यू देखने के बजाय अगर वैसे देखो कि भाई रशिया के पास 100 लीटर पेट्रोल का 47 लीटर चाइना ले रहा है, तो 38 लीटर भारत ले रहा है, तो पैसा तो सर इसका मिल रहा है ना, इसके परसेंट से इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? लेकिन ठीक है, दोगलापन का खेल है चाइना से। सर क्या ना कि चाइना ने पूंछ पे पैर दबा के बैठा है, तो उतना उछलने की इनके पास में जगह है नहीं। अब जब ये तकलीफ अगर इतनी है कि भाई चाइना, इंडिया ऑयल खरीद रहे हैं, गड़बड़ है, चाइना को भी दिया ना 200% की धमकी लगाई है कि मैग्नेट वगैरह दे दो हमारे को। तो सर बात बताइए कि जब यूक्रेन में इस समझदार व्यक्ति ने जेलेंस्की ने ड्रुज़बा के पाइपलाइन को जब तोड़ा, जो पेट्रोलियम सप्लाई है, तो उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति गुस्सा क्यों हुए? गुस्सा हुए तो हुए, यहां पे इनके जो हंगरी और स्लोवाकिया देश के लीडर्स हैं वो तकलीफ में क्यों गए? उन्होंने क्यों हंगरी के प्रधानमंत्री लेटर लिखा डोनाल्ड ट्रंप को, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो आफ्टर बीइंग एंग्री एट इंडिया बाइंग रशियन ऑयल, ट्रंप इज नाउ वेरी एंग्री एट यूक्रेन फॉर डिस्टरप्टिंग रशियन ऑयल सप्लाई टू यूरोप। भाई अगर नाटो नेशन परचेज करें वो ठीक है, आप उनको एक सिंपैथी का एक लेटर भी लिखते हो, डियर पीटर ऐसा हुआ, कोई नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा सुन के, और कहना स्लोवाकिया वालों को भी हम तुम्हारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तुम, हमारी फ्रेंडशिप बड़ी ग्रेट है। तो सर ये क्या है? ये दोगलापन नहीं तो क्या है? भारत कर रहा है, आप उसके ऊपर आपको आपत्ति है, और वो नियमों के तहत हमारे देश के 160 करोड़ लोगों की भाई एनर्जी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस देश की है, तो वो निभाएगा। अब क्या हुआ सर, इस सारी स्थिति में नाटो तो एक्सपोज हो गया, क्योंकि नाटो के खुद के देश ही परचेज कर रहे हैं ऑयल, तो भारत क्यों ना करे? भारत ने खुल करके कह दिया। और अभी रिसेंटली रशिया के अंदर भारत के विदेश मंत्री की जो यात्रा हुई, तो वहां पे जब सर्गेई लैवरोव से, जो रशिया के विदेश मंत्री है, उनके साथ में जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से भारत के विदेश मंत्री मिस्टर जयशंकर साहब ने बयान दिया और कहा कि भाई सबसे बड़े बायर हम नहीं है, चाइना है, पर एक जो टैरिफ लगाया है, सैंक्शंस लगाए, वो हम पे लगा दिए। एलएनजी और बाकी चीजें आप यूरोपियन नेशन खरीद रहे हैं, नाटो के बहुत सारे नेशंस खरीद रहे हैं, लेकिन ठीक है, देखा जाएगा, समझदार को इशारा काफी, धीरे धीरे आप समझेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो नाटो यहां पे एक्सपोज हुआ, रशिया वॉर इनसे रुका नहीं। अब मेरे दोस्तों, रशिया वॉर के पीछे अब होता क्या है कि सारे के सारे किस्से, एक कहावत है, ठीक है सर, कि कुम्हार का जब बस कुम्हारी के ऊपर नहीं चले, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके, तो गधे के कान मरोड़ना शुरू करता है, गुस्सा कहीं तो निकलेगा। तो हुआ क्या है, यहां पर थर्ड पार्टी इनको नजर नहीं आई, क्या करें, कहां पे खुन्नस निकालें? तो खुन्नस के डोनाल्ड ट्रंप के पास में 2-3 पॉइंट थे। उनमें सबसे बड़ा मेजर पॉइंट यह था कि आपने भारत और पाकिस्तान युद्ध के जो तनाव बढ़ गया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, उसके सीज फायर का क्रेडिट आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं दिया? क्यों आपने प्रेसिडेंट ऑफ पीस का खिताब नहीं दिया? क्यों आप ये नहीं कहते कि इनको जो है वो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? तो सारी चीजों के बीच में इन्होंने क्या किया, सैंक्शंस हमारे पे लगाने शुरू किए, और अभी जो हमारे सैंक्शंस है वो 50% हो चुके हैं, विच इज वेरी हाई, बहुत बहुत ज्यादा है। प्रभाव अमेरिका पे ही सर इन चीजों का उल्टा पड़ रहा है। भारत तो खैर अपने हिसाब से आगे बढ़ ही रहा है। आगे जो नवारो है वो एक बात बोलते हैं, इनका घटिया गेम का देखो सर, घटियापन का चरम आप एक बार इनका नोटिस करो। ये दुनिया को क्या कह रहे हैं कि रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा हैं। भारत जैसा देश और रशिया की फ्रेंडशिप, रशिया इंडिया चाइना का ये ट्रॉयका दुनिया के लिए खतरा है। देखो, मतलब बाकी देशों को प्रोवोक करने का कोई इंडिया के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर बनना शुरू हो। उसके आगे यहां पे ये कहते हैं
कि भारत अब इंडिया को कैसे बोला जा रहा है, तुम तानाशाहों के साथ मिल रहे हो। मतलब रशिया भी तानाशाह है, डिक्टेटर है, और चाइना भी डिक्टेटर है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डेमोक्रेसी का मसीहा है। सर ये तो दुनिया का मतलब एक आठवां आश्चर्य जैसी आप बात बोल रहे हो सकता है ये दोनों तानाशाह हो सकता है भारत भी तानाशाह हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लोकतंत्र का रक्षक कब से हो गया? आपकी ओपिनियन क्या है? कमेंट बॉक्स सर एक बार ओपन है, तो बताइए क्या ये बातें कहां तक जायज हैं? फिर भारत के लिए कह रहे हैं कि चीन ने अक्साई चीन और तुम्हारे कई इलाके पर कब्जा कर लिया, और रूस उसके आगे क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। मतलब रूस ने तुम्हारी क्या मदद की? जाने भी दो, ये आपके दोस्त नहीं है। कहने का मतलब आरआईसी को फ्रैक्चर करने का, आरआईसी को तोड़ने का, क्योंकि आरआईसी बना तो ब्रिक्स मजबूत, और ब्रिक्स मजबूत तो अमेरिका की जो पंचायती है सर वो कमजोर होना तय है। तो यहां पे फ्रैक्शन डालने के सारे काम किए जा रहे हैं। अगर भारत और चीन के बीच मसला है तो भारत और चीन की लीडरशिप मिलकर सुलझा लेगी। विवाद किस देशों के साथ में नहीं है? अमेरिका का विवाद नहीं है देशों के साथ में। कौन सा देश ऐसा है जो कहता है हमारे पड़ोसी के साथ में विवाद नहीं है? विवाद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और विवादों का निस्तारण भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप और इनके जो महापुरुष साथी है नवारो जी, इनके सलाह की जरूरत भारत को तो कम से कम नहीं है। कुल मिला के दुनिया को यह बताने की कोशिश कि भारत का ये जो कदम है ये दुनिया के लिए खतरा है। दूसरी बात, बाकी जो देश है तो ये दोनों के साथ तुम जा रहे हो, ये बड़ा घाटे का सौदा है, तुम्हारा घाटा है। अब जो इतनी बातें कर ली, उसके साथ साथ में इनकी तकलीफ, मतलब जो अमेरिका की तकलीफ का एक कारण और है। वो कारण मैं आपके सामने सर ला रहा हूं। उस कारण को सुन के आपको बड़ी मन को तसल्ली मिलने वाली है, तो कमर पेटी एक बार बांध ले और ध्यान से सुन ले, देख लें, पढ़ लें। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम अपनी तारीफ करें, हमारे प्रधानमंत्री अपने सरकार की तारीफ करें, सरकार के प्रवक्ता उसकी तारीफ करें, तो एक सहज और स्वाभाविक बात होती है, और ठीक है सुन के अच्छा लग सकता है। लेकिन जब हमारा जो विपक्षी है, विपक्षी का मन में भय नजर आए और वो बात बोलने से पहले एक घूंट पानी पिए और फिर उसके मुंह से बात निकले, सर बात का मजा कुछ और ही होता है। यहां पे पीटर ने क्या बोल गए नवारो साहब? वो बोलते हैं कि भारतीय नेता हमारी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं हम रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? साहब ये बोल रहे हैं कि दुनिया को हमने हमारी पैर की जूती के नीचे रखा, जहां जिसको इशारा किया तो वो वहां खड़ा हुआ, जिसको इशारा किया वो बैठ गया। लेकिन ये हिंदुस्तान के नेता हमारी आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि हम रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है सर कि आपने जो ड्रामा रचा कि रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, इंडिया झुकेगा और नमस्ते करके हमारे पास में आएगा, और फिर जैसे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हो चाहे जेलेंस्की हो, उनको बिठा करके ओवल ऑफिस में जो बेइज्जती करी वो भारत की बेइज्जती करोगे। सर भारत वाले के लोगों के जनरल जूते का नंबर ही 9 से 10 होता है, अमेरिका पे बहुत भारी पड़ जाएगा। तो ये जो बकवासबाजी यहां पे की, तो जवाब सर ठोक के मिला इनको, इनकी औकात इनको दिख गई कि ये हैं कहां, कितने ये ग्रेट है। इसीलिए तो ट्रंप बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि अभी तो ग्रेट है नहीं। आगे देखो सर, ये सारे आरोप लगा दिए कि भाई तेल के बदले हथियार पहुंच रहे हैं, उससे यूक्रेन को खतरा है। अल्टीमेटली यूक्रेन फिर हमारे पास आता है, अरे मेरे को बचा लो, फिर यूरोप वाले और हम लोग मिलकर उसको हथियार देते, तो अल्टीमेटली हमारे टैक्स पेयर के पैसे का घाटा यहां होता है। तो सारी चीजों के बीच में राइवलरी या दुश्मनी का ये क्लाइमैक्स ले जा चुके हैं, और बदजबानी का तो चरम है सर, इसके ऊपर ये क्या ही बोलेंगे। अब इसके बाद में क्या होता है सर, थोड़ा बैलेंस बनाने के प्रयास होंगे। बैलेंस बनाने के प्रयासों के क्रम में यहां पे आप देख लो एक और पॉइंट है, महाराजा ऑफ टैरिफ। भाई इतने टैरिफ लगाते हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं इसके टैरिफ से। और सबसे बड़ी बात, क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट इसको कहा है। ये लॉन्ड्रोमैट क्या होता है? लॉन्ड्रोमैट मतलब धुलाई की मशीन है, धुलाई की मशीन जो उस पर गंदगी है उसको भारत धो रहा है। तो ठीक है जी, धो रहा। हमारे जो दो देशों के संबंध है 1971 में, इस ग्रिंगो को यह बताओ कि भाई तुम्हारा देश पाकिस्तान के पक्ष में भारत के विरुद्ध में जहाजों का बेड़ा जब भेजता है बेशर्म, उस समय पे रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ था। तुमने क्या ड्रामे किए थे? जब 1975 में इंदिरा जी ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहां पे गेहूं की फसल नहीं हुई है, देश की जनता को गेहूं चाहिए, तब आपने व्यापारी बन करके सब्सिडाइज तो छोड़ो, ओवर प्राइस गेहूं ऑफर किया और गेहूं के बदले पैसा मांगा। हमने कहा गेहूं के बदले गेहूं लीजिएगा जब फसल आ जाएगी। तब तुमने हेल्प की थी? नहीं की। नेहरू जी के टाइम में जब भारत स्टील प्लांट लगाने जा रहा था, उस समय आपने क्या बोला था? एक ही शर्त पे प्लांट का सारा टेक्निक देंगे, उसको प्राइवेटाइजेशन करिए।
तो यूएसएसआर आया, हर स्थिति में यूएसएसआर आया। तो सर हमारे संबंध बड़े अलग हैं, और तुम जो पश्चिम वाले लोग हो ना, वेस्टर्नाइजेशन ग्लोब का करना चाहते हो और वेस्टर्नाइजेशन को ही पूरा तुमने मान लिया है कि दुनिया का अंत यही है, तो मेरे भाई तुम बिल्कुल अंधेरे में हो और स्थितियां तुम्हारी ठीक नहीं है। तो इस तरीके के शब्दावलियों का प्रयोग किया। अब बैलेंस कैसे करोगे भाई? बदजबानी तो हो गई, तो आदमी समझदार, बैलेंस तो करना पड़ेगा। देखो सर क्या क्या लालच दिए जा रहे हैं। यूक्रेन जंग की शांति का रास्ता भारत से होकर गुजरता है, मेरा मतलब है मोदी वॉर से, ठीक है। अगर भारत आज रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो कल उसका 25% एक्स्ट्रा टैरिफ खत्म हो जाएगा। मतलब बेटा ये गिलास दूध का पी ले वरना अलमारी बंद कर दूंगा। तो पापा अलमारी बंद मत करो, ये दूध पी, अभी अलमारी से बाहर निकालता हूं तेरे को, कमरे बंद अकेले को नहीं करूंगा। बच्चा समझा, धमकियां देखो और लालच देखो, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ आज वापस ले लेंगे सर, तुम रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करो। और फिर भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा उस 25% से कितने गुना ज्यादा होगा। खैर भारत के अर्थशास्त्री वर्ड, भारत मजबूती से सर रिटेलिएट कर रहा है, बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, ढंग से किया जा रहा है। पहले जरूर थोड़ा सा रवैया लचर था, लेकिन अब क्या हुआ है सर, मौके पे एकदम ठीक चौका लग रहा है। उसके आगे देखो, भारत को रूसी तेल की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ मुनाफा कमाने की स्कीम है। मोदी एक महान नेता हैं, भारत को सोचना चाहिए कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभा रहा है। यह कदम शांति नहीं बल्कि युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। पीटर नवारो, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार। यह सलाह किस पक्ष में दी जा रही है पता है आपको? यह सलाह इस पक्ष में दी जा रही है कि किसी भी रूप में भारत के अंदर एक पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हो जाए और यहीं की पॉलिटिकल पार्टियां आपस में क्लैश डेवलप करें, जिससे सरकार दबाव में आए। और सरकार दबाव में आएगी क्योंकि सर देखिए, बाहर वालों से लड़ना और झगड़ना बहुत आसान होता है जब घर के अंदर की मजबूती होती है। इसीलिए एक नैतिक सिद्धांत मान्य है कि आपके डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर कितने डिफरेंसेस हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खूब लड़िए, लोकतंत्र को मजबूत करिए, लेकिन सर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर लोकतंत्र को त्याग करके तानाशाही के रूप में खड़े हो जाइए, क्योंकि वहां पे राष्ट्र हित का मुद्दा होता है, पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं होता। तो इस तरह के बयानात जो होते हैं वो आंतरिक राजनीति को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूती के साथ में सर हम बड़े मैच्योर डेमोक्रेसी अच्छे से आगे चल रहे हैं। अब एक महापुरुष ये है केविन हेसेट। केविन हेसेट ने क्या कहा कि जब भारत ने इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो केविन हेसेट के मुंह से निकल पड़ा कि भैया अगर आपने ट्रंप की नीतियों के आगे आप नहीं माने तो ट्रंप भी है ना नहीं झुकेंगे। अब हम भी झुकने वाले नहीं हैं, ईगो हमारा भी फुल है। तो कुल मिलाकर के ये बताने की कोशिश है, इनडायरेक्टली ये जता दिया गया है कि भारत इनके आगे झुका नहीं, क्योंकि इनको यह भ्रम था कि दुनिया में भाई हमसे दुनिया शुरू होती है और हम पे दुनिया खत्म होती है। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। और अगर यह भ्रम इनकी अकड़ इनके दिमाग में भी है तो सर ब्रिक्स के जो बाकी साथी हमारे हैं, क्योंकि रही बात रशिया की, तो रशिया तो जैसे भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर उसका मर्दन किया था, उसके सिर पे फन पे नाचे थे, ऐसे रशिया इनके ऊपर खड़ा है, ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। चाइना इनको बैक टू बैक फायर दे रहा है, कोई रोक नहीं पाए। जो इसके साथ में हमारे बाकी और साथी हैं, कहां कहां जवाब नहीं मिला। अब देखो सर, एक सबसे बड़ी बात जो इनके सबसे बड़ा पेट का दर्द हो रहा है वो ये है, पढ़ लीजिए। पीएम मोदी अवॉइडेड 4 कॉल्स फ्रॉम ट्रंप एमिड टैरिफ टेंशन। मेरे साथियों, जर्मनी के एक अखबार ने इस बात को हाईलाइट किया कि ट्रंप ने बीते दिनों में 4 बार फोन लगा लिया मोदी जी को, मोदी जी फोन ही नहीं रिसीव कर रहे। देखो लिखा क्या है, जर्मन अखबार, सर थोड़ा टिपिकल नाम है, फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन सीतोंग ने सूत्रों के हवाले से बताया कि टैरिफ विवाद की पृष्ठभूमि में, पढ़िएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के हफ्तों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन कॉल्स लेने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट बताती है कि यह उनके मतलब मोदी के गुस्से की गहराई, लेकिन उनकी सावधानी का भी नतीजा है कि भैया आप चर्चा नहीं करेंगे। जापान का एक अखबार है निक्केई एशिया ने भी इसी तरह का दावा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के फोन कॉल से बच रहे हैं, जिससे ट्रंप की हताशा बढ़ रही है। बाबू भाई क्या कह रहे हैं? अरे उठा ले रे देवा, फोन तो उठा ले, बात तो कर ले। सर प्रॉब्लम में अमेरिका है, अमेरिका की फजीहत बहुत बड़ी होती है, आर्थिक नुकसान किसका होगा सेकेंडरी है, लेकिन जुबान की जब होता ना सर, एक मजबूत आदमी होता है उसको लगता है भैया इसका तो सिक्का चलता है,
हमारी देसी भाषा में बोलते सिक्का चलता है जिसका। अब सिक्का चलने वाली बात को इग्नोर करके कोई चला जाए। घर का बड़ा एक एग्जाम व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी बात को सब मानते हैं, उसको लगता है मेरी बात तो कोई मना कर ही नहीं सकता। जब उसको मना करना शुरू हो जाए तो उसके अंदर कितनी बुरी होती है, बाकी लोग कितना तमाशा देखते हैं। बस वही कुछ ग्रिंगो के साथ में हो रहा है। तो अंकल बुरा हुआ आपके साथ में, टैरिफ वॉर आपने शुरू किया। रशिया का हमने आपको बता ही दिया, वो तो एकदम मला है, तुम्हारी हालत खराब करके बैठा है। चाइना ने तुम्हारे को बख्शा नहीं, आपने चला एक तो उसने चला दो, तुम्हारे मतलब घुटनों पे तुम्हारे को ला दिया, तुम हार रहे हो उससे। लुला ड सिल्वा जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने तो अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा उसके साथ में वो स्टेटमेंट देंगे। सर जो ग्रिंगो वर्ड यूज किया वो यही किया कि एक ऐसा श्वेत चमड़ी का व्यक्ति जो दिमाग से पैदल हो, मूर्ख हो, वो ग्रिंगो, उसकी उपमा दे दी। उसके बाद में आप ये चाह रहे हैं कि चीन और भारत दूरी बननी चाहिए। अब अमेरिका के लोग यानी वहां के जो विशेषज्ञ हैं वो सब ये बोल के थक गए कि भाई भारत और चीन तो दूर ही बैठे थे, वो नजदीक थे कब? गलवान के बाद तो आज लगभग 6-7 साल, 5-6 साल का टाइम हो चुका है। माहौल तनावपूर्ण था और आपने तो खुद ने ऐसा मौका दे दिया कि इनको लाकर के एक कर दिया। तो कुल मिलाकर के क्या है कि सारी चाल इनकी उल्टी पड़ गई। यहां पे भी ये फेल है। यूक्रेन रशिया वॉर इनके कंट्रोल से बाहर है और जो जो निर्णय लिए गए वो अमेरिका पे रिटेलिएट हो गए, उसी की अर्थव्यवस्था को डेंट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में भारत और रूस की दोस्ती और चमक करके बाहर आई और ये और चमकती हुई ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि रशिया के जो बाबुश्किन जो कि राजदूत का भूमिका निभा रहे थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने क्या बोला था कि अगर आपको एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम सर इशू है, आप आइए रशिया में ट्रेड करिए। एक इशू और उठाया गया कि साहब मान लीजिए हमारा ट्रेड तो बहुत बढ़ गया रशिया के साथ में, हमने इंपोर्ट, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ गया। तो वो कहते हैं ना कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ा तो आप ये तो देखो कि जिस मात्रा का आपने तेल खरीदा वो तेल यदि कहीं दूसरे देशों से खरीदते तो महंगा पड़ता है नहीं पड़ता। अब एक डिबेट नहीं ये शुरू होती कि आखिर में फायदा किसको मिला, देश की जनता को मिला या पेट्रोलियम कंपनियों को मिला या सरकार को मिला? सर मूल बात इसके अंदर यह है कि जनता के हाथ में जो चीज आई है ना वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं आई। इसके ऊपर आप प्रैक्टिकल समझिए, प्रत्यक्ष रूप में जनता के हाथ में बहुत कुछ नहीं लगा, लेकिन इंटरनली प्राइवेट कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्राइवेट कंपनी का काम ही होता है पैसा कमाना, इसीलिए वो पैसा मार्केट में डालता है। और जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं उनकी तरफ से सरकार ने अपने चालू खाता घाटा को कम करने के प्रयास किए हैं, जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पे दिखेगा। लेकिन हां, पेट्रोलियम प्राइसेस में आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ भी देना चाहिए था, जिससे थोड़ा एक रस हमें भी मिलता। भाई आज जयपुर में क्या पेट्रोल रेट है? 104 रुपए, ठीक है, 104। इट कुड बी अराउंड 80, इजीली 80 के आसपास हो सकता था। आप भी अपने अपने देश जिस भी राज्य में है वहां पे लगभग 20-25 रुपए कम इजीली किया जा सकता था, वो लाभ हमें डायरेक्टली नहीं मिला। खैर, भारत और रशिया की दोस्ती वो अपने चरम पे बढ़ रही है, आगे जुड़ेगी। अब ग्रिंगो परेशान मेजरली किस लिए और ज्यादा है? सर बोलते ना कि सर जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। मोदी जी जो है वो एससीओ समिट के लिए पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के साथ में अच्छी मुलाकात इनकी होने वाली है, वार्म वेलकम मोदी जी का होगा। तो मोदी जी का वेलकम नहीं सर, वो भारत का वेलकम है, इस देश का वेलकम है। तो कुल मिलाकर के जो नहीं चाहते थे वो ये कर बैठे। अब पछतावा तो सर मन में होगा ही होगा, खुन्नस तो सर कहीं ना कहीं तो निकलेगी, क्योंकि इनके हाथ से सर इंडो पैसिफिक तो गया समझिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक में इनकी रीढ़ जो थी वो इंडिया था, इंडिया इनके हाथ से निकल गया। आपको एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर देता हूं सर, वो इसमें तो मैंने डिटेल में कवर नहीं की, लेकिन आपको बता देता हूं। अभी क्या हुआ है, जापान में जो भारत के राजदूत हैं, ध्यान से सुनिएगा, जापान में जो भारत के राजदूत हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा है कि भारत और जापान के रिलेशंस जो है वो काफी मजबूत हैं। अभी हम दोनों देशों के बीच में बायलैटरल टॉक शुरू होने वाली है, जिसका एक एजेंडा, मेन एजेंडा क्वाड भी होगा। समझ लीजिएगा, क्वाड के अंदर भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। यहां पे भारत जापान के साथ में क्वाड पर चर्चा भी करेगा। प्रत्यक्ष वक्तव्य तो ये दिए गए हैं कि भाई क्वाड एक लाइक माइंडेड जो नेशंस है उनका, भारत की तरफ से बयान है कि हम लाइक माइंडेड नेशंस का एक ग्रुप है, ये मेंटेन रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम एक बैलेंसिव अप्रोच ले रहे हैं। रशिया के साथ में हमारे रिलेशन बहुत बढ़िया है, चाइना से धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन पुराने अनुभवों के आधार पर हम एकाएक 100% शिफ्ट नहीं ले जा सकते, इसलिए क्वाड को भी मेंटेन करके चला जा रहा है। क्योंकि क्वाड के अंदर सिर्फ यूएसए राजा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है, जापान भी है, तो भारत भी है। तो भारत और जापान मिलकर के क्वाड के ऊपर चर्चा
करेंगे। ये देखने वाला विषय होगा कि फ्यूचर में किस दिशा में बात जाती है। खैर, जहां तक बात रही रशिया की, रशिया के साथ में दोस्ती हमारी मजबूत है और रशिया के प्रभाव अमेरिका पे, स्पेशली ट्रंप के काल में, तो ये शनि की 7.5 है सर, ये इनको लेके डूबेगी। और रहे भारत के संबंध तो वो काफी हद तक दूरी बढ़ चुकी है। अब यहां पे अगर कोई फ्यूचर में झुकाव आप देखेंगे तो गारंटी से वो इसी तरफ से होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि इतिहास हम अटल जी के टाइम में भी देख चुके हैं, उसके पहले इंदिरा जी के टाइम में भी देख चुके हैं, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी देख चुके हैं, और अब मोदी जी के टाइम में भी देख लेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की सर ये ताकत है, इस लोकतंत्र की मजबूती है कि हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हैं, क्योंकि पार्टियां बहुत पीछे हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और आप देखिए तो ये इंदिरा जी के टाइम से लेके अब तक के 3 एग्जाम्पल तो हमारे सामने हैं। चाहे फिर वो इंदिरा जी के कालखंड में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट, उस टाइम में तनाव था, रशिया से हमने जो एग्रीमेंट किया स्ट्रेटेजिक 71 में, उसके बाद में फिर उस टाइम तनाव हो गए, फिर वो आप भारत के पक्ष में आगे बैठने लगे। 98 के बाद में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया अटल जी के कालखंड में, बड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, उसके बाद में बिल क्लिंटन सरेंडर हुए। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो NNPT होती है, परमाणु अप्रसार संधि, उस पर हस्ताक्षर सिग्नेटरी भारत नहीं है, उसके बावजूद सिविल न्यूक्लियर डील बुश के कालखंड में भारत के साथ में हुई होती है। और अब यहां पे समय देखा जाएगा सर, इतिहास फिर गवाह बनेगा चौथी बार। अभी तक 4 हिमयुग आए हैं सर, गुंज, मिर्डेल, रिस और वुर्म। ये वुर्म की तैयारी करिए, चौथा हिमयुग अमेरिका के कालखंड में आप देखेंगे सर। तो मेरे साथियों, ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। ब्रिक्स की मजबूती और भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो ग्रिंगो को बहुत परेशान किए। वो इसीलिए बेतरतीब तरतीब तरीके से अनाप शनाप बयान खुन्नस में सर ये दिए जा रहे हैं। देखते हैं सर आगे क्या होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हौसला बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपके शब्द हमारा हौसला होते हैं सर। कुछ शिकायतें हो जाती है कि सर कमेंट्स के रिप्लाई नहीं आते, सर कमेंट्स आप लोगों का प्यार इतना भर के मिलता है, तो मैं सब कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई नहीं डाल पाता, लेकिन पढ़ता मैं लगभग सबको हूं, विश्वास कीजिए। और अपना छोटा भाई, अपना दोस्त, अपना यार, जो भी मानिए, हम भी तो बोलते ना कि यार ठीक है, उसके पास अभी टाइम नहीं होगा, बस इतनी यही ईमानदारी है सर, इसे विश्वास करिएगा। बाकी आप मेरे लिए तो सर, मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज वो बात मन में बिल्कुल मत लाइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक मैं कनेक्ट कर पाऊं। कमेंट करके जरूर जाइएगा, मुझे बताइएगा सेशन कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर है सर इसका, भारत क्या करेगा और चाइना के साथ में बढ़ते हुए रिश्ते अमेरिका को किस हद तक परेशान करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए सर, फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।